अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। पोठोहार के पहाड़ बहुत अजीब हैं, ये किसी को बाहर नहीं निकलने देते। सड़क तो किसी न किसी तरह पहाड़ों के ऊपर से चढ़कर बल खाती हुई बाहर निकल जाती है, लेकिन ट्रेन को दोनों अतराफ से पहाड़ों का दामन चीर कर बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप पेशावर जा रहे हैं तो रावलपिंडी से आगे एक रेलवे स्टेशन है संगजानी, वहाँ एक टनल बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग से जब तक ट्रेन ना गुजरे मारगला की पहाड़ियाँ उसका दामन नहीं छोड़ती। और यही सूरत हाल पोठोहार के दूसरी जानिब है, यानी अगर सुहावा की तरफ से ट्रेन निकलना चाहे तब भी उसे कम से कम 2 सुरंगों से गुजरना पड़ता है। सुरंगें जैसे ही ख़त्म होती हैं एक बहुत खूबसूरत स्टेशन आपके सामने आता है, और उस स्टेशन का नाम, बहुत सारे लोग तो उसे तरक्की पढ़ते हैं, कुछ तुर्की बोलते हैं, लेकिन उस स्टेशन का नाम है तरक्की। और आज मैं आपको वो रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए लाया हूँ जिसके नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि पोठोहार की सारी खूबसूरती उनके सामने मान पड़ती है। ये तरक्की रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, यानी प्लेटफॉर्म का एक बोर्ड। और इस रेलवे स्टेशन की ख़ास बात यह है कि अब तो ये एक सिर्फ क्रॉसिंग स्टेशन है, लेकिन एक ज़माना ये था कि इसे स्टॉप ओवर रेलवे स्टेशन का दर्जा हासिल था, यानी रावलपिंडी से लाहौर या लाहौर से रावलपिंडी जो लोग जाया करते थे वो यहाँ ट्रेन रुका करती थी काफ़ी देर के लिए, और लोग उतरते थे, पिकनिक मनाते थे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लगे हुए घरें दरख्तों के नीचे बिछाकर कपड़े, उस पर खाना खाया करते थे जो वो साथ पका कर लाया करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ बदल गया, उसकी निशानियाँ बाकी हैं। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं आगे चलने से पहले आपको ये नज़ारा कराऊँ। ये वो पहाड़ हैं जिनका दामन चीर कर ट्रेन सुहावा से तरक्की में दाखिल होती है। इस तरफ रावलपिंडी है। ट्रेन जब यहाँ आएगी सुहावा से तरक्की आने के लिए उसे 2 सुरंगों में से गुजरना पड़ेगा। तरक्की पहुँचती है और फिर तरक्की से आगे 9 किलोमीटर का एक कर्व है जिसे आमतौर पर घोड़े की नाल से तशबीह दी जाती है, यानी यहाँ से ट्रेन गुजर भी जाए तो उसके बावजूद ता देर उसकी धमक, उसका विसल और उसके पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहती है। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किया है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम से कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तरक्की रेलवे स्टेशन इस लिहाज से बेहद मुनफरिद है कि उसकी एक जानिब 2 सुरंगें हैं जिन्हें तरक्की टनल्स कहा जाता है, जबकि दूसरी समत वो मोड़ है जिसे पाकिस्तान में रेलवे का सबसे लंबा मोड़ कहा जाता है। अब तो ये उजड़ गया स्टेशन, इसके पीछे बहुत से बंगलोज बने हुए हैं जहाँ रेलवे का स्टाफ रहा करता था। अब भी है स्टाफ, लेकिन अब वो रौनक नहीं रह गई। रेलवे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ रहा, इसलिए कि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी, वो रेलवे में थे। तो मेरा बचपन ट्रेनों में गुज़रा, इंजनों में गुज़रा, और आज भी इंजनों के साथ और ट्रेनों के साथ मेरा लगाव वैसे का वैसे ही है।
तो रेलवे आज से 40 साल पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रह गई। पहले हर रेलवे स्टेशन आबाद हुआ करता था, उसके साथ जो घर बने होते थे वहाँ स्टाफ रहा करता था, छोटा स्टाफ भी बड़ा स्टाफ भी, यानी स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो क्लास 4 का स्टाफ होता था वो भी वहाँ रहता था। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं रह गई। हर रेलवे स्टेशन पर कमोबेश स्टाफ होता था, ट्रेनों का टिकटें भी बिका करती थी, लोग भी सफ़र किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, सड़कें बेहतर होती चली गई या लोगों की रग़बत ख़त्म हो गई ट्रेनों के साथ या रेलवे के साथ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मैंने रेलवे के टाइम टेबल देखने शुरू किए जो हर साल छपते हैं। पहले तो ये होता था कि सर्दियों के वक्त और हुआ करते थे, गर्मियों के वक्त और हुआ करते थे, हर 6 महीने बाद नया टाइम टेबल आया करता था। अब भी यही सूरत हाल है, टाइम टेबल अब भी तब्दील होता है, वक्त अब भी ट्रेनों का आधा पौना घंटा आगे पीछे होता है। लेकिन जो बोर्ड इन ट्रेनों के औकात के फैसले किया करता था उसमें उस वक्त भी ट्रांसपोर्टर हजरात शामिल हुआ करते थे। तो मैंने एक बार अपने वालिद गिरामी से पूछा कि ये ट्रांसपोर्टर हजरात इसमें क्यों शामिल होते हैं जबकि इनका रेल से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि जब ट्रेनों के औकात का फैसला होता है तो साथ ट्रांसपोर्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट के टाइमिंग को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उस वक्त तो सिर्फ उनकी राय ली जाती थी, लेकिन बाद में फिर वो फैसला करने वालों में शामिल हो गए और एक वक्त ये आया कि रेलवे के बहुत से सेक्शन बंद हो चुके। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो 1947 यानी 1947 में जो हमारे पास रेलवे थी और जो कम से कम मैंने अपने बचपन तक रेलवे देखी, उसके 80% से ज़्यादा सेक्शन बंद हो चुके हैं। ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई, उनकी तादाद भी कम हो गई और बहुत से स्टेशन बंद कर दिए गए। ये कह कर के जी यहाँ नुकसान होता है। अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेनों के स्टाफ दिए थे, लोग सफ़र किया करते थे। लेकिन अब हमने आमदनी का बहाना बनाकर वो रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। तरकी रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ दौर का बना हुआ, अब भी इसकी इमारत से कदामत झलकती है। ये सामने तरकी का कैबिन है, कैबिन बी, ए कैबिन भी है, मेरा ख्याल वो कहीं और है, लेकिन ये बी कैबिन एन रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है और इसके साथ स्टेशन मास्टर का दफ्तर है। तो ये पता चलता है कि कदीम रेलवे स्टेशन है, इसकी इमारत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। ये जो आपको सामने एक जंगल नज़र आ रहा है, ये जंगल नहीं है, ये बुनियादी तौर पर फल वाले दरख्त हैं, पौधे भी हैं लगे हुए। अब भी रेलवे स्टेशन खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरती अब नहीं रही जब यहाँ लोग उतरा करते थे और घंटों यहाँ गुजार कर फिर आगे सफ़र दोबारा शुरू किया करते थे। ये एक इंजन खड़ा हुआ है, पिछले दिनों इस सेक्शन पर पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, यानी इंजन फेल हो जाया करते थे। तो ये एक अच्छा इक़दाम मुझे नज़र आया रेलवे का कि उसने मुस्तकिल तौर पर एक इंजन तरकी में खड़ा कर दिया है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इंजन फेल हो जाए तो उसकी जगह इस इंजन को लगाया जा सके। वरना सूरत हाल ये कि पहले जब इंजन फेल हो जाया करते थे तो या तो रावलपिंडी से इंजन आया करता था या फिर लाहौर से, क्योंकि झेलम में भी कोई फालतू या एडिशनल इंजन नहीं था जो ट्रेन को खींच कर ले जा सके, और ना ही कोई आगे को बड़ा स्टेशन था। लालब उस वक्त भी नहीं था, वज़ीराबाद में भी अगर इंजन थे तो वो भी शंटिंग इंजन थे, यानी वो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए थे। तो यहाँ एक इंजन मुस्तकिल तौर पर खड़ा किया गया है ताकि इस सेक्शन पर अगर कोई इंजन फेल हो जाए, उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उसकी जगह इस इंजन को लगाया जा सके। पीछे एक साइडिंग बनी हुई है वो कि अब मतरूक हो चुकी, लेकिन निशानियाँ बताती हैं कि यहाँ कभी ट्रेन आकर रुका करती थी। मुमकिन तौर पर वही ट्रेन होगी जिसका मैंने जिक्र किया कि यहाँ लोग पिकनिक बनाने के लिए रुकते थे, उतरते थे, ठहरते थे और वक्त गुजारने के बाद वो आगे जाया करते थे। तरकी रेलवे स्टेशन 1427 किलोमीटर के फासले पर है कराची से। ये सामने माइलेज बोर्ड लगा हुआ है। मैंने पहले भी अपने किसी ब्लॉग में बताया था कि रेलवे की माइलेज या ज़ीरो पॉइंट जिसे कहना चाहिए वो कराची है, बल्कि कराची भी नहीं, कीमाड़ी की बंदरगाह है। कीमाड़ी से जो है वो रेलवे की माइलेज शुरू होती है और फिर पेशावर तक वो ही माइलेज जाती है। तो यहाँ जो माइलस्टोन लगा हुआ है उसके मुताबिक ये 1427 किलोमीटर के फासले पर है। 3 पटरियाँ बिछी हुई हैं, दरमियान में मेन रेलवे लाइन है और दाएँ और बाएँ लूप रेलवे लाइन्स हैं। एक वक्त 2 ट्रेनें यहाँ रोकी जा सकती हैं और तीसरी ट्रेन को गुजारा जा सकता है। 2 रेलगाड़ियों का क्रॉस होने वाला है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। उनमें से एक हज़ारा एक्सप्रेस है जो कराची से हवेलियाँ जा रही है और दूसरी जाफर एक्सप्रेस है जो कोयटा से आई है और रावलपिंडी जा रही है।
कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस आ चुकी है और जाफर एक्सप्रेस आ रही है जो रावलपिंडी से जाएगी कोयटा, उसका इंतज़ार हो रहा है। रवानगी हज़ारा एक्सप्रेस की हवेलियाँ जाने वाली। इस तरफ रावलपिंडी है, इस तरफ मेरा कैमरा है और इस तरफ लाहौर। जाफर एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस का जो क्रॉस था वो मैंने आपको दिखाया। ये मैं कैबिन आया हूँ, 1927 इस पर लिखा हुआ है जी, यानी ये भी पाकिस्तान बनने से पहले का कैबिन है। ये स्टेशन भी उसी ज़माने में बना, यानी 1870 से 1876 के दरमियान, जब लाहौर रावलपिंडी सेक्शन 290 किलोमीटर का हिस्सा बिछाया गया। ऊपर लीवर हैं और ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर है। इसकी जो सी लेवल से हाइट है वो 1216.8 से लेकर 1427.07 फुट इस पर लिखा हुआ है। और इमारत पत्थरों की बनी हुई है, अब भी वही पत्थर हैं, बाद में इन पर रंग रोगन नया कर दिया गया है, लेकिन इमारत पुरानी है। ये कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें। बोर लग गया हुआ है, पहले हैंडपम्प हुआ करते थे, यहाँ हैंडपम्प भी यकीनन होंगे लेकिन अब वो नहीं है। छोटा सा बागीचा है और पीछे जनरेटर रूम वगैरह बने हुए हैं। ये इमारत की एक झलक। ऊपर भिड़ें बहुत सारी हैं लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि ये पुराने स्टाइल की बनी हुई इमारत है और अब भी ये गवाही देती है कि ये कदीम इमारत है। बहुत सारी भिड़ें हैं जी यहाँ पर, हो सकता है दरख्तों की वजह से हों। यहाँ भी ट्रेनें रुका करती थी और जो आसपास के जो देहात हैं वो ट्रेन का सफ़र किया करते थे। यहाँ एक टिकट घर भी था, वहाँ से टिकटें भी मिला करती थी। इस तरफ है मेरा ख्याल है वो टिकट घर की खिड़की। हाँ जी, ये टिकट घर की खिड़की है, यहाँ से कभी टिकट जारी हुआ करते थे। ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पर अब सफ़ेदी फिर गई हुई है, यहाँ ट्रेनों के टाइम लिखे होते थे। एक तरफ किरायानामा, या तो उस पर किरायानामा होगा, यानी ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है तो सफ़ेद है, कुछ कोई चीज़ नहीं रहेगी इस पर लिखी हुई, लेकिन उस वक्त इस पर या इस पर, इन दोनों में से किसी पर, एक पर ट्रेन टाइमिंग होगी और एक पर जो है वो किरायानामा होगा। और ये जो है वो टिकट घर, यहाँ से लोग आया करते थे। ये स्टेशन के अंदर आने का रास्ता हुआ करता था। अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया, बंद हो गया। ये सामने घर बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। घर पुराने तर्ज के हैं लेकिन अब ये आबाद नहीं है, यानी जो लोग यहाँ ड्यूटीज़ करते हैं वो फैमिली के साथ यहाँ नहीं रहते, लेकिन पहले रहा करते थे। ये मैं बागीचे की तरफ आ निकला हूँ, गुलाब का फूल खिला हुआ। ये गवाही देता है कि इसकी देखभाल भी की जाती है। दरख्तों का झुंड मैं इसलिए दिखाने के लिए लाया था कि यहाँ बहुत सारे दरख्त हैं जिनके नीचे लोग बैठकर वाकई वक्त को एंजॉय करते होंगे। बागीचे में जाने का मुझे रास्ता नज़र आया है, ये छोटा सा गेट बनाया हुआ है और मैंने कहा कि चले, और तो कुछ नहीं यहाँ दिखाने को। तरकी रेलवे स्टेशन, ना कोई इसकी इतनी लंबी चौड़ी और गाढ़ी तारीख है जो मैं आपको बताऊं। तो ये पौधे लगे हुए हैं जी, खूबसूरत पौधे हैं, दिल को भले लगते हैं, या आप कह सकते हैं कि जी को भले लगते हैं। हाँ जी, दूसरा कैबिन वो सामने मुझे नज़र आ गया। मैं वही परेशान था कि ये बी कैबिन है तो ए कैबिन कहाँ है। तो ए कैबिन वो जैसे ही टनल्स ख़त्म होती हैं तो उसके साथ ए कैबिन है और फिर ये स्टेशन पर इमारत के बिल्कुल साथ बी कैबिन बना हुआ है। तो मसरूफ़ स्टेशन था, अब नहीं रह गया। अब दिन भर में वैसे लगभग 24 के करीब ट्रेनें गुज़रती हैं यहाँ से 24 घंटों में। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक घंटे के बाद कोई ना कोई ट्रेन यहाँ से गुज़रती है। लेकिन जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में कई 24 ट्रेनें यहाँ से गुज़रती थी। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि अब यहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं। मैं ये बागीचे में आया हूँ तो ये जो घर पुराने
स्टाफ के बने हुए, ये भी मेरे सामने आ गए। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं कि कभी ये घर आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ तो खंडर बन गए हुए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी, उनमें भी कोई नहीं रहता। तो इस लिहाज से ये हमारी बदकिस्मती है कि रेलवे का महकमा या इदारा वो नहीं रह गया जो किसी ज़माने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा हुआ करता था। इसके पास जो ज़मीन थी वो लाखों एकड़ की ज़मीन हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन उन पर कब्ज़ा हो चुका है। पता नहीं कोई रेलवे का वज़ीर ऐसा आएगा जो उस ज़मीन को छुड़वाएगा या कम से कम लीज़ पर देकर रेलवे की आमदनी में इजाफे का बायस बनेगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अंग्रेज़ खुद तो चले गए, लेकिन जाते हुए अपनी निशानियाँ छोड़ गए जो आज तक न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि काबिल इस्तेमाल हैं। ये वे मशीन है, प्लेटफॉर्म वेयर जिसको कहा जाता है, आप आसान अल्फाज में से कांटा कह सकते हैं। ये कांटा, इस पर वज़न किया जाता था, जो सामान यहाँ से जाता था या यहाँ से आता था, ये इससे ये कंट्रोल होता था। ये मैंने चलाई हुई है वे मशीन। अब तो खैर कोई सामान ऐसा नहीं रह गया जिसे तोला जा सके, लेकिन ये बड़ा अजीब व गरीब निज़ाम था और बगैर बिजली के या बगैर किसी पावर के चलने वाला। मोहम्मद अली खड़े हो जाओ, कांटा ना बैठ जाए, बाकी खैर है। अच्छा, अब इसका वज़न कैसे किया जाए जी? एक मिनट जी जी, हाँ, ये इसका लॉक था जी, ये इसका लॉक है, ये इसका लॉक होता था, लॉक का हटाएं ये, और ये वे मशीन, ये उसके निशान लगे हैं जी वज़न के, ये इससे आगे पीछे होता था। ये 20, 40, 60, 80, ये किलो के हिसाब से चलता था ना। ये इसका भी कोई रोल होता था। हाँ जी, इसका भी किलो है ना ऊपर, हाँ 1 किलो 2 हाँ किलो जी, इसका भी कोई रोल होता था। ये मेरा ख्याल है 10 किलो तक का वजन, नहीं 10 किलो से ज़्यादा का वजन होता है। नीचे भी लिखा हुआ है ना। हाँ, इसके नीचे भी लिखा हुआ है जी। 20 है, ये 40, हाँ, ये 60, फिर 80, 100, फिर आगे 100 से आगे जी। हाँ, ये जी हमने मोहम्मद अली को खड़ा किया तो मशीन जवाब दे गई। मोहम्मद अली 90, वो मशीन जवाब देगी बच्चे। आपका वजन नहीं कर सकी मोहम्मद अली। ये जो है ना, ये तराजू सीधा हो जाता है, ये दरमियान में आ जाता है। हाँ, ऐसे बिल्कुल। ये जब वजन किया जाता है ना, तो ये इसको सीधा हो जाना चाहिए। या तो ये ख़राब हो गई हुई है, ख़राब नहीं है, चलती है ये 4 पे होगा मेरे ख्याल से, 4.5 पे। हम कोशिश कर रहे हैं वजन करने की। वो पे खड़ा हो ना, खड़े हो। में लगे मैं आदम। सर इसे उठना चाहिए, ये नहीं उठ रहा ऊपर। ये अब उठेगा, अब उठेगा। इसको भी तो आगे कर रहे खड़ा है ना जी। हैं। एक मिनट, हम कांटा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांटा जवाब देगा। या तो मोहम्मद अली का वजन इतना है कि कांटा जवाब दे गया, या कांटा वैसे ही जवाब दे चुका है। केजी तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये केजी ऊपर 280 केजी तक है। सर हम नाकाम हो गए हैं। मोहम्मद अली का वजन 280 केजी से ज़्यादा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वजन 280 केजी तोल सकता है, लेकिन मोहम्मद अली खड़ा हुआ है तो हिला भी नहीं। वो इसका मतलब है कि मोहम्मद अली का वजन 90 किलो नहीं है भाई, 290 किलो होगा। तुर्की रेलवे स्टेशन के कुछ राज ऐसे हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। एक तो ये बरगद का दरख्त है जो बहुत कदीम है। कहते हैं कि बरगद की दरख्त की उम्र का अंदाज़ा उसके तने से होता है। जितना मोटा वो तना होगा उतना ही वो दरख्त पुराना होगा। और दूसरा, इन झाड़ियों के पीछे पहाड़ियों के बिल्कुल साथ 2 रेलवे लाइनें और बिछी हुई हैं। वो आप कह सकते हैं कि पुरानी रेलवे लाइन थी जो पहले टनल से निकलकर और बकराला जाया करती थी, लेकिन चूँकि वो बुलंदी पर थी और ट्रेन को रावलपिंडी की तरफ जाते हुए मुश्किल का सामना होता था, यानी बुलंदी ज़्यादा थी और ट्रेन का इंजन वो वज़न खींच नहीं पाता था या रफ्तार उसकी सुस्त हो जाती थी। लिहाजा उन 2 रेलवे लाइनों को मतरूक करार दे दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया और फिर उनकी जगह ये नई रेलवे लाइन्स बिछाई गई। ये मेरा ख्याल है कि 50 साल पहले की बात है जब वो रेलवे लाइनें बंद करके इन रेलवे लाइनों को इस्तेमाल में लाया गया।
तुर्की रेलवे स्टेशन का ये वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, या मुमकिन तौर पर जो नई नस्ल के लोग हैं उनमें से किसी को ये पता ही ना हो कि तुर्की रेलवे स्टेशन की ये रेलवे लाइनें बाद में बिछाई गई हैं। पहले इन पहाड़ों के बिल्कुल साथ इन झाड़ियों के अकब में मुझे बताया गया कि वो रेलवे लाइनें अब भी दबी हुई हैं झाड़ियों के नीचे, और उनका रास्ता भी है कहीं से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं वहाँ जाऊँ और मतलब पहाड़ी पर चढ़कर वो रेलवे लाइनें दिखाऊं। सिर्फ बता देता हूं कि इन झाड़ियों के पीछे वो दो रेलवे लाइनें अब भी मौजूद हैं। ये तुर्की का पुराना रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं। ये तुर्की रेलवे स्टेशन का कैबिन आपको दिखाते हैं, जहाँ लीवर लगे हुए हैं और जहाँ से लाइनें तब्दील होती हैं। पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसे कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये वो लीवर हैं जिनसे लाइनें तब्दील होती हैं। जब ट्रेन आने वाली होती है तो स्टेशन मास्टर साहब के पास उसका फ़ोन आता है या उन्हें बताया जाता है, और फिर वो यहाँ कैबिन मैन होते हैं उन्हें बताते हैं। वो फिर जो जिस लाइन पर ट्रेन लेनी होती है उसके लीवर खींचते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है लीवर को खींचना, इसमें खासा ज़ोर लगता है। और ये भी पैडल लगे हुए हैं, ये किस काम आते हैं? शाबाश, ये लीवर गिराने के काम आते हैं। अब ये पता नहीं कि मैंने कौन सा लीवर गिरा दिया है, लेकिन बहरहाल गिरा है कोई लीवर। अब मैं आपको इसके नीचे ले चलता हूँ जहाँ तारों का जाल बिछा हुआ है। पहले ये दिखाना था, बाद में वो दिखाना था। क्या हो गया, ऊपर नीचे कर लेना बाद में। अब मैं दिखाता हूँ नीचे का हिस्सा। अभी अब मैं इस कैबिन के नीचे ले चलता हूँ आपको कि नीचे किस तरह का निज़ाम है और ऊपर जो लीवर लगे हुए हैं वो नीचे कैसे काम करते हैं। नीचे, हाँ जी, ये नीचे है ये जनाब दरवाज़ा, और ये थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। ये लीवर्स का निचला हिस्सा, फर्श इसका लकड़ी का है, आमतौर पर लकड़ी का होता है, लेकिन कहीं कहीं पुख्ता फर्श भी इस्तेमाल होते हैं। और ये इसके वो लीवर हैं जो मैं बता रहा था जी, इतने आसान नहीं होते खींचने, ये खासे मुश्किल हैं और ये लोहे के हैं। और वो जो कांटा था वो मुझसे दबा है। अब अल्लाह जाने कौन सा लीवर खींचा गया। ये सारा सिस्टम अंग्रेज़ का बनाया हुआ, इसी से रेलवे लाइनें तब्दील होती हैं और ट्रेन अपनी लाइनें चेंज करती है। ये वो सारा निज़ाम है। तुर्की रेलवे स्टेशन अब भी खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस खूबसूरती को देखने वाले लोग नहीं। ना यहाँ कोई ट्रेन रुकती है, ना लोगों को ये याद है कि यहाँ कभी पिकनिक मनाई जाती थी, और ना ही लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सिर्फ वही लोग मौजूद है जो स्टाफ है जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह रेलवे से बनता है या इस रेलवे स्टेशन से बनता है। हम भी आए हैं सिर्फ व्लॉग करने के लिए। मेरा ख्याल है कोई घंटा एक हुआ है हमें आए हुए, और 10-15-20 मिनट में हमने यहाँ से चले जाना है। तो जो लोग भी आते हैं यहाँ तुर्की, वो सड़क के रास्ते ही आते हैं, या ये जो इंजन आपको खड़ा नज़र आ रहा है, या इस इंजन का अमला जो हर 12 घंटे के बाद तब्दील होता है, उसके लिए ट्रेन चंद लम्हों के लिए यहाँ रुकती है। जो अमला फारिग होता है उसको ले जाती है, और जो अमला आने वाला होता है उसे उतार कर चली जाती है। बस तुर्की रेलवे स्टेशन का अब यही काम रह गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।